जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर यानी धातु और अधातु। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह दोस्तों आपका है। हालांकि यह वीडियो जो है आपका इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। यानी इससे पहले जो आपको वीडियो बताया था उसमें जो है हमने धातु और अधातु चैप्टर को शुरू किया था, साथ साथ उसमें धातु और धातु का भौतिक गुण देख लिए थे, साथ साथ अंतर भी उन चीजों को हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे धातु और अधातु का रासायनिक गुण के आधार पर उसमें क्या क्या फर्क होता है, या फिर धातु और अधातु जो है वो आंतरिक रूप से क्या क्या रिएक्ट करता है, या फिर उसमें क्या क्या बदलाव आता है। तो देख लेते हैं धातु और अधातु का आंतरिक गुण के आधार पर, यानी जिसको बोलते हैं रासायनिक गुण के आधार पर अंतर। तो धातु और अधातु का जो है रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग अंतर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, धातु की अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, समझ रहे हैं। तो रिएक्शन किससे कराएंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो है ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन कराते हैं। किसका, धातु का। तो यहां लिखेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धातु को जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे। तो धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें भास्मिक ऑक्साइड निर्माण करता है। क्या करता है, भास्मिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। भास्मिक ऑक्साइड का निर्माण करता है या फिर भास्मिक ऑक्साइड बनाता है। धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है, भास्मिक ऑक्साइड, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके भास्मिक ऑक्साइड बनाता है। जैसे यहाँ पे सोडियम, सोडियम को जो है ऑक्सीजन से आप अभिक्रिया कराइए, क्या बनाएगा, Na2O। अब ये Na2O कैसे लिखे, तो आप फर्स्ट वीडियो में या फिर आप जो है सबसे पहले बेसिक वीडियो देखिए केमिस्ट्री का, अगर आपने नहीं देखा है तो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे थंबनेल, इस पे भी या फिर क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो जैसा आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को जाके सबसे पहले आप देखिए आपको ये समझ में आ जाएगा यहाँ पे 2 क्यों लिखते हैं। ठीक है, संयोजकता लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होता है, 2, और ऑक्सीजन की संयोजकता 2, तो सोडियम के जड़ में, और सोडियम की संयोजकता 1 होती है, तो ऑक्सीजन के जड़ में 1 और 1 का तो कोई फर्क नहीं होता है ना। तो Na2O, और ये जो होता है Na2 यानी सोडियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, भास्मिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, एक भास्मिक ऑक्साइड होता है ये। ठीक है, उसके बाद एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो सोडियम ये हो गया। अब इसको जो है आपको जो लिखना है उदाहरण के तौर पर, ये आपका क्या होना चाहिए, तो संतुलित समीकरण होनी चाहिए। कैसे करते हैं संतुलित, तो यहाँ पे सोडियम क्या है, 1, और यहाँ पे सोडियम 2, तो यहाँ पे सोडियम 2 बना दिए, है ना। यहाँ पे सोडियम 2 बनाए, यहाँ पे भी सोडियम 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2 दे दिए। तो आप बताइए सोडियम यहाँ 4 हो गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आप 4 दे दीजिए। अब क्या हो गया, ये संतुलित हो गया आपका, है ना, क्योंकि यहाँ पे सोडियम 4, यहाँ पे भी सोडियम 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, ये संतुलित हो गया। उसी तरह से अब मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम को भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं। ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा MgO। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या क्या होती है, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या हो जाता है, सॉरी मैग्नीशियम का जो संयोजकता हो जाता है वो क्या होता है, तो मैग्नीशियम की संयोजकता होता है 2। कैसे, अब देखिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या पता है 12, अब 2 हो गया 8 हो गया 10 और 2 12, तो 2 ये जो है निकल गया उधर, है ना। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, MgO2 बनाता है। अब यहाँ पे आप कहेंगे MgO2 बनाना चाहिए, जबकि ऑक्सीजन की भी परमाणु संख्या होता है 2, तो 2 और 2 क्या हो गया, खत्म ना हो गया, तो यहाँ पे क्या बनाया, MgO खाली। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होता है भास्मिक ऑक्साइड। ठीक है, उसी तरह से अब अधातु भी जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। अधातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अधातु क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड का ये निर्माण करता है। अब ये अधातु क्या लेते हैं, तो अधातु एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हो गया कार्बन, और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। या फिर जो है अगर ऑक्सीजन की मात्रा उसमें अधिक है तो ये क्या बनाएगा, CO2। ये जो बन रहा है ये क्या है, एक भास्मिक ऑक्साइड है। उसी तरह से S और O2 से अभिक्रिया करेगा तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो है क्या होता है, तो भास्मिक प्रकृति का होता है ना। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला देखेंगे हम लोग जो है ऑक्सीजन को, यानी कि धातु की जो है अभिक्रिया हम लोग जल के साथ कराएंगे। किसके साथ, जल के साथ। तो धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया, यहाँ लिखेंगे H2O से अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, H2O से अभिक्रिया। तो धातु का जो है अब जल से अभिक्रिया कराएंगे, तो धातु यहाँ पे लिख लेते हैं एक, जैसे हो गया आपका Na, और इसका अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, H2O के साथ। तो ये क्या बनाएगा, आप कहेंगे Na यहाँ पे है तो ये बनाएगा Na, ये NaOH, और साथ साथ जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, है ना। NaOH और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, यानी धातु H2O से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। धातु
H2O से सॉरी धातु जो है जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है ना। धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, लेकिन अधातु जो होता है वो क्या करता है, जल से अभिक्रिया नहीं करता है। जल से अभिक्रिया, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद अगला एक और उदाहरण, अब जो है अगला होता है अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराते हैं। क्या करेंगे अब, अम्ल से अभिक्रिया, धातु की अम्ल से अभिक्रिया, ठीक ना। तो धातु को जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक धातु ले लिए Na और इसका अभिक्रिया हम लोग जो है करा देते हैं HCl से। किससे कराएंगे, HCl से। HCl क्या है, एक अम्ल है, तो धातु का अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो Na है और ये Cl के जाके मिल जाएगा, तो क्या बनाएगा NaCl और इधर H2 बनाएगा, है ना। तो ये क्या बना, NaCl और H2, यानी ये भी जो है H2 गैस उत्पन्न करता है। यानी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और क्या बनाता है, लवण बनाता है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर देखें तो अधातु जो है वो इससे अभिक्रिया करता ही नहीं है। क्या, तो अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, अधातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखें अगर इधर, तो धातु जो है वो, अगर धातु की बात करें तो धातु जो है इसका जो जलीय विलयन होता है, धातु का जलीय विलयन की बात करें तो धातु का जलीय विलयन, क्या बोल रहे हैं, धातु का जलीय विलयन क्या होता है, तो धनायन होता है। क्या होता है, धनायन। धातु का जलीय विलयन धनायन होता है, लेकिन अधातु की बात करें तो अधातु का जलीय विलयन जो है क्या होता है, ऋणायन होता है। अधातु का जलीय विलयन ऋणायन होता है। क्या होता है, जलीय विलयन ऋणायन होता है। किसका, तो अधातु का। अधातु का जलीय विलयन ऋणायन होता है और धातु का जलीय विलयन क्या होता है, धनायन होता है। आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें, धातु जो है क्या करता है, एक धातु में अधिक क्रियाशील तत्व जो है दूसरा कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। धातु या फिर अधिक क्रियाशील धातु, क्या लिखना है, अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को, कम क्रियाशील धातु को, क्रियाशीलता श्रेणी आपको पता होनी चाहिए। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, तो विस्थापित कर देता है। क्या करता है, विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। इसका उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। कैसे, अब देखिए यहाँ पे Zn ले लिए और यहाँ पे CuSO4 ले लिए। अब ये क्या करेगा, Zn क्या है, एक Cu की तुलना में Zn अधिक क्रियाशील है, तो Zn जो है Cu को क्या कर देगा, हटा देगा और ये जाके जो है SO4 से मिल जाएगा। तो क्या बनाएगा, ZnSO4 और इधर Cu जो है इधर रहेगा साइड में। तो ये क्या हुआ, एक तत्व को यानी कि एक धातु को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, यानी Cu को यहाँ भगा दिया, है ना। तो ये क्या कर रहा है, अधिक क्रियाशील धातु, यानी क्रियाशील, यानी इसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में जिंक क्या अधिक क्रियाशील है। आपको क्रियाशीलता श्रेणी पता होनी चाहिए, पोटेशियम, उसके बाद आपका कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारा चीज जो है आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अब जो है बात करते हैं, तो अधातु में भी कुछ चीजें बात करते हैं। जैसे अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करता है। किसका, तो क्लोराइड का। जैसे सोडियम जैसे कार्बन हो गया और ये क्लोरीन से अभिक्रिया नहीं, कार्बन नहीं, जैसे हाइड्रोजन हो गया और ये क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, HCl। हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, है ना। तो धातु का और अधातु का जो है रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग देख लिए इसका अंतर, या फिर आपको यहां से दो तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला पूछेगा कि धातु का रासायनिक गुण बताएं, या तो ऐसा पूछा जा सकता है धातु का रासायनिक गुण बताएं, या तो 5 नंबर में ऐसे पूछ सकता है आपसे कि धातु और अधातु का रासायनिक गुण के आधार पर अंतर बताएं। तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों लिख देना है आपको, ठीक है। तो ये 5 अंतर इधर भी लिख देना है और 5 अंतर इधर से भी आपको लिख देना है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। तो अब जो है जो इंपॉर्टेंट और सब टॉपिक बचे हैं, जैसे आपका द्विधर्मी ऑक्साइड हो गया। जैसे आपको पता है कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, भास्मिक प्रकृति का ऑक्साइड होता है। क्या होता है, भास्मिक ऑक्साइड होता है। लेकिन अधातु का अम्लीय ऑक्साइड होता है। लेकिन कुछ धातु या कुछ तत्व और कुछ ऑक्साइड जो है ऐसे होते हैं जो कि अम्लीय और भास्मिक दोनों प्रकृति का होता है। उन चीजों को भी हम लोग साथ साथ देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, उसको भी जो है साथ साथ हम लोग देख लेंगे। कुछ ऑक्साइड जो है क्या होता है, तो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण का रखता है। क्या होता है, कुछ ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति का, दोनों गुण वाला होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऑक्साइड या फिर जो भास्मिक ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो अम्लीय और
क्षारीय दोनों गुण रखते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग जो है द्विधर्मी, वैसा ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण रखते हैं, इसे हम लोग द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अब ये द्विधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, तो उदाहरण के तौर पे आपको याद रखना है, द्विधर्मी का मतलब हो गया जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण रखता है, ठीक है, उसे बोलते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड। अब उदाहरण के तौर पे याद रखना है, एक है Al2O3 जिसको जंक बोलते हैं, जंक है ना, जो लोहा में लगता है। उसके बाद हो गया आपका BeO यानी बेरिलियम ऑक्साइड। उसके बाद हो गया जिंक ऑक्साइड, और हो गया आपका PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, है ना। ये चार है और चारों को याद रखना है। यहाँ से ये क्वेश्चन ये वाला तो आपको कई एग्जाम में पूछा गया है कि Al2O3 कैसा ऑक्साइड है, अम्लीय क्षारीय या फिर अम्लीय क्षारीय दोनों, तो आपको बताना है अम्लीय क्षारीय दोनों है ये, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकता है द्विधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो आपको ज्यादातर ऑप्शन में यही दिया रहता है, बाकी ये सब तो नहीं दिया गया है अभी तक, लेकिन आपको चारों यादें रखना है, ठीक है। तो द्विधर्मी ऑक्साइड समझ गए, वैसा ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण को रखता है उसे द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अभी अम्लीय क्षारीय का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए Al2O3 है, इसको अम्ल के साथ ऐड करेंगे तो ये जो है भस्म बना लेगा, और अगर भस्म के साथ इसको ऐड करेंगे तो ये यानी अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो है अम्ल बना लेगा। उसी तरह से बेरिलियम ऑक्साइड, इसको अगर अम्ल के साथ आप अगर अभिक्रिया कराएंगे तो ये भस्म बना लेगा, और अगर भस्म के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये अम्ल बना लेगा, है ना। ये होता है इसका मतलब। तो ये चीज जो है आपका एक इंपॉर्टेंट है और एक तौर पे जो है आपको याद भी रखना है। उसके बाद एक नियम जो है देख लेते हैं हम लोग, उसको अष्टक नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, अष्टक नियम। अष्टक नियम, ये अष्टक नियम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि धातु जो होता है, धातु या फिर तत्व या फिर परमाणु, है ना, वो क्या होता है, अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करता है, और इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, परमाणु अपने बाहरी कक्षा में, परमाणु अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जिस नियम का पालन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे अष्टक नियम कहते हैं, ठीक है। परमाणु अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जिस नियम का पालन करता है उसे अष्टक नियम कहते हैं। अब देखिए इस अष्टक नियम को पूरा करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, अर्थात अष्टक नियम बनाने के लिए, अर्थात वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। और इसी नियम को हम लोग अष्टक नियम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक हो जाए यहाँ पे सोडियम जैसे ले लिए, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11। अब ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 2 8 1 होता है ना, तो 2 8 1। अब ये एक जो है क्या करेगा, अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, लेकिन ये तो लास्ट में 1 है, तो 1 को ये जो है क्या कर देगा, त्याग देगा। तो अपने बाह्यतम कक्षा में इसका क्या हो गया, अब 2 8 यानी कि 8 हो गया इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया ना, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अष्टक नियम, ये पूरा किया, ठीक है। उसी तरह से एक उदाहरण ले लेते हैं, कार्बन हो गया कितना, 6, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और 4, है ना, तो ये 4 को त्यागता नहीं है बल्कि 4 को ये ग्रहण कर लेता है, तो इसका जो हो जाएगा, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है ना। तो आप समझ गए होंगे इस चीज को, तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग धातु और अधातुओं के बीच अभिक्रिया को कैसे करते हैं, यानी धातु और अधातुओं के बीच हम लोग क्या कराएंगे, अभिक्रिया को कराएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो क्या करेंगे, तो हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, धातु और अधातु का अभिक्रिया, धातु और अधातु का अभिक्रिया, धातु और अधातु का अभिक्रिया, ठीक है। तो धातु और अधातु अभिक्रिया करके क्या करता है, तो धातु और अधातु को जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमेशा क्या बनाता है, उस चीज को आप ध्यान से देखिएगा पहले। तो एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, क्या लेंगे, तो ध्यान से समझिएगा पहले। जैसे एक उदाहरण ले लिए हम लोग, यहाँ पे धातु और अधातु जब भी मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, आपका आयनिक यौगिक बनाता है। क्या बनाता है, आयनिक यौगिक। अब ये क्या है आयनिक यौगिक, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है आयनिक यौगिक। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे सोडियम जैसे लिए, ठीक है, क्या ले लिए, एक
सोडियम ले लिए। अब अगर सोडियम की बात करें, क्या कर रहे हैं, सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या आपको पता है 11 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 2 8 1 निकलेगा, है ना, 2 8 10 1 11। अब इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये त्याग कर देगा। लेकिन अब एक और उदाहरण लेते हैं क्लोरीन, और इसका परमाणु संख्या होता है 17, है ना। तो ये जो है क्या बनेगा, 2 8 7। अब इसको बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, जबकि 7 है, तो ये क्या करेगा, एक कहीं से ले लेगा। तो ये एक जो है, ये जो दान दे रहा है, यानी ये जो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, वो इस चीज को क्या कर लेगा, तो एक्सुम कर लेगा, यानी कि उसको जो है क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, यानी उसको ले लेगा ये, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। तो ग्रहण कर ले, एक क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, और एक ग्रहण कर रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखिए, जो त्याग करता है ये क्या है, सोडियम, और सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको बोलते हैं धन आयन, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे बोलते हैं ऋण आयन। और यहाँ पे जो है कौन सा आयन हो रहा है, और ये आयन यानी धातु और अधातु मिलकर के जो है कौन सा आयन बना रहा है, तो एक यौगिक बना रहा है। लेकिन कैसा यौगिक, आयनिक यौगिक, यानी आयनों का आदान प्रदान करके, आयनों का आदान प्रदान करके जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। यानी धातु और अधातु मिलकर के कौन सा यौगिक बनाता है, आयनिक यौगिक बनाता है। तो धातु और अधातु, धातु और अधातु आयनों का आदान प्रदान करके जो है क्या बनाता है, आयनिक यौगिक बनाता है, ठीक है। धातु और अधातु मिलने पर क्या बनता है, आयनिक यौगिक बनता है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अगला देखेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, अधातु और अधातु को लड़ाएंगे। क्या करेंगे, अधातु और अधातु का अभिक्रिया कराएंगे, अधातु और अधातु का अभिक्रिया कराएंगे। तो अधातु और अधातु अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उस चीज को भी अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अधातु और अधातु का अभिक्रिया करेंगे भाई, तो देख लेते हैं इसका कैसे अभिक्रिया होगा, ठीक है। तो एक उदाहरण के तौर पे आपको जो है ले लेते हैं, जैसे हो गया आपका तो उदाहरण के तौर पे जैसे अधातु के तौर पे बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, आप एक ऑक्सीजन क्या है, एक अधातु है ना, ऑक्सीजन क्या है, एक अधातु है। और ये ऑक्सीजन का जो परमाणु, ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहरी कक्षा में कितना होता है, वो बात की बात है। पहले ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है ना, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। अब ये 8 हो गया तो 2 और 6 लिखेंगे आप। अब देखिए, बाहरी कक्षा में इसका 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हर परमाणु चाहता है उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा, घर से नहीं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, किसी से लेना चाहेगा, यानी अपने अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, है ना। तो इसका भी अष्टक पूरा नहीं है, तो इसके पास बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था, आपने देखा कि 6 इलेक्ट्रॉन था, तो इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिख देंगे, यानी कि ये हो गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया ऑक्सीजन का नाभिक, है ना। और ये हो गया पहली कक्षा, पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन था इसका। उसके बाद ये देखे अंतिम कक्षा इसका, तो यहाँ पे जो है कितना इलेक्ट्रॉन था, इसका 6 इलेक्ट्रॉन था। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से ये लेना चाहेगा। अब इसी चीज को हम लोग जो है इस तौर पे लिख सकते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट तरीके से, 1 2 3 4 5 6, ये बिंदु के आधार पे भी इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है इसको बनाते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, इसके कक्षाओं में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 बन गया। अलग अलग बना लेते हैं, जैसे 2 2 4 और ये 2 6 हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसका जो है अधातु से एक और अधातु लेते हैं, क्योंकि अधातु और अधातु का अभिक्रिया करा रहे हैं, तो एक और अधातु लेते हैं। तो यहाँ पे एक अधातु ले लिया हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 1, है ना, और इसको चाहिए होता है कितना, क्योंकि हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का नाभिक बनाइए, मान लीजिए हाइड्रोजन का नाभिक है, ठीक है, इसका पहली कक्षा में ही जो है क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लेकिन ये पूरा कितना करना चाहता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का इसको जरूरत होता है, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसको जरूरत होता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये जो है अब यहाँ पे इसको भी 1 का जरूरत है और इसको भी जो है 2 का जरूरत है। उस स्थिति में अब क्या करता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बात करता है, और ये ऑक्सीजन कहता है कि चलो हम भी जो है आगे बढ़ाते हैं अपने मतलब इलेक्ट्रॉन को, और तुम भी थोड़ा सा आगे बढ़ाओ इलेक्ट्रॉन को। और ये क्या कर लेता है, एक बंधन बना लेता है, क्या कर लेता है, एक बंधन बना लेता है ना। उसके बाद जब ये बंधन बनाता है, इसका मतलब कहने का ये है कि जब ये बंधन बनाता है तो उस समय हाइड्रोजन का जो है ये बंधन हो जाता है, हाइड्रोजन कहता है कि भाई ये तो मेरा हिस्सा हो गया। उसके बाद फिर अब बताइए, अब अगर बात करें तो ऑक्सीजन का कितना हिस्सा हुआ, ऑक्सीजन भी कहता है, ऑक्सीजन कहता है कि हमको भी जरूरत पड़े तो तुम्हारा वाला हम ले लेंगे अणु, है ना, तुम्हारा वाला हम इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगे। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, और 2 7 हो गया ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का तो 2 हो गया।
लेकिन अब भी यहाँ पे कमी पड़ रहा है, इसका एक और चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, तो एक और हाइड्रोजन इस ओर बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन का एक अणु है, अब ये भी तो 2 पूरा करना चाहेगा, तो ये एक और इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाएगा। उसके बाद ये जो है हाइड्रोजन अपना पूरा कर लेगा। उसके बाद अब अगर बात करें तो ये जो बंधन बना है, अब ये बंधन से जो है ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया। कैसे? तो यहाँ पे हो गया 2 2 4 2 6 2 8, यानी ऑक्सीजन जो है अपना अष्टक पूरा कर लिया। तो ये हो गया क्या? इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया, यानी बंधन का क्या कर लिया, साझेदारी कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करना ही जो है सहसंयोजक बंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? सहसंयोजक यौगिक या बोल सकते हैं, या बंधक बोल सकते हैं। तो सहसंयोजक इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक। अब कहेंगे ये जो बंधन बनता है वो बनता किस और पे है? ये ऑक्सीजन हो गया, ये जो बंधन बनाता है ये हाइड्रोजन जो है इसमें कैसे आखिर शामिल हो गया? तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक और उदाहरण के तौर पे आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया ये ऑक्सीजन है ना, तो इसका जो है पता है ये इस तरह से रहता है कुछ, ये हो गया 2 2 4 2 6 बाहरी कक्षा में होता है। उसके बाद यहाँ पे हम हाइड्रोजन बना दिए पहली कक्षा में, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बना दिए पहली कक्षा में। ये क्या होता है? इस तरह से मिला, ठीक। उसके बाद ये भी हाइड्रोजन इस तरह से मिला, और फिर जो है ये क्या होता है, इस तरह से मिलने के बजाय यहाँ पे इस तरह से जैसे मिल रहा है, ये मिल गया। अब यहाँ पे मिलने के बाद जो है ये क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो ये हो गया, मान लीजिए हाइड्रोजन का नाभिक। क्या हो गया? ये हाइड्रोजन का नाभिक, ये पहली कक्षा दूसरी कक्षा है ना। उसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन का नाभिक, ये हो गया हाइड्रोजन का नाभिक, और ये हाइड्रोजन का क्या हो गया, तो नाभिक हो गया, और ये हो गया पहली कक्षा। उसी तरह से अब इसको थोड़ा सा जो है सटा करके इसमें बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया पहली कक्षा। उसके बाद यहाँ पे भी जो है ये हो गया हाइड्रोजन का नाभिक, और ये हो गया पहली कक्षा। अब जो है क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होता है, यहाँ पे पता है कि हाइड्रोजन के पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। उसी तरह से इसके जो कक्षाएं होती है वो कितना होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 2 4, और इधर भी बना दिए, यहाँ भी बना दिए, और यहाँ भी बना दिए, तो 3 3 6 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे भी 1 होता है। अब ये क्या होता है कि इस तरह से जो है यानी घूमते हुए, जैसे देखिए आप पंखुड़ी देख रहे होंगे, ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए जो है ऐसे इतना इलेक्ट्रॉन, पता है कि ये अपनी अष्टक पूरा करने के लिए पूरा एकदम बेताब रहता है, और इलेक्ट्रॉन कभी स्थिर नहीं रहता है। तो ये घूमते हुए ऐसे घूमता है, और घूमते हुए जब इसको देखते हैं तो इसमें पता चलता है हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है, और इसको जब देखते हैं तो इसमें भी पता चलता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गया है। और ये भी जब इस तरह से कुछ घूमता है, इस तरह से होते हुए, इस तरह से होते हुए, एकदम ऐसे करते हुए घूमता है इस तरह से, तो इसमें भी पता चलता है भाई इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। यानी सबका जो है अष्टक नियम पूरा हो चुका है। यानी इसका तो पहला कक्षा पूरा हो चुका है, इसका भी पहला कक्षा, लेकिन इसका जो है अंतिम कक्षा यानी कि बाहरी कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है। यानी ये नियम एक तरह से चलता है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, इसी को बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक। हालांकि इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना सा समझना था। और यहाँ से जो है एक चीज आपका एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, वो क्या, तो अधातु और अधातु मिलकर के कौन सा यौगिक बनाता है, तो सहसंयोजक यौगिक बनाता है। बस इतना सही आपको याद रखना है। उसके बाद एक और बात आता है कि जब अधातु मिलकर सहसंयोजक यौगिक बनाता है, तो धातु और धातु मिलकर के क्या बनाएगा। तो दोस्तों धातु और धातु मिलकर के कुछ नहीं बनाता है, बल्कि यह अभिक्रिया ही नहीं करता है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक आध टॉपिक यानी कि आपका रह गया, तो उसको जो है अगले वीडियो में, यानी और भी है बहुत सारा चीज बचा है इस चैप्टर में, तो ये चैप्टर जो है काफी थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, लेकिन आपको जो है सही तरह से कवर करा ही देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।